हेलो दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे सबसे बेहतरीन चैप्टर टेंस के बारे में। टेंस का हिंदी होता है काल। जैसा कि आप देख रहे हैं, टेंस का हिंदी होता है काल। अब जानते हैं टेंस किसे कहते हैं। टेंस किसे कहते हैं तो इसका परिभाषा है, टेंस से वर्ब के काल का बोध होता है उसे ही टेंस कहते हैं। क्या जाने? टेंस से वर्ब के काल का बोध होता है उसे ही टेंस कहते हैं। अब जानते हैं कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि टेंस 3 प्रकार के होते हैं। टेंस 3 प्रकार के होते हैं। चलिए जानते हैं कौन कौन से होते हैं। ये देखिए, टेंस 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्रेजेंट टेंस, दूसरा होता है पास्ट टेंस और तीसरा होता है फ्यूचर टेंस। दोस्तों, जिस तरह से टेंस 3 प्रकार के होते हैं, उसी तरह से प्रत्येक टेंस के भी 4-4 प्रकार होते हैं। तो जानते हैं कि कौन कौन से प्रकार होते हैं। तो बात करते हैं पहले प्रेजेंट टेंस की। तो प्रेजेंट टेंस में भी 4 प्रकार के होते हैं। उसी तरह से पास्ट टेंस भी 4 प्रकार होते हैं और फ्यूचर टेंस भी 4 प्रकार होते हैं। इसी प्रकार कुल मिलाकर के टेंस 12 प्रकार के हम लोगों को जानना है। तो जानते हैं कौन कौन से प्रकार हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रेजेंट टेंस में। तो प्रेजेंट टेंस के पहला प्रकार जो है, इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहते हैं। दूसरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है। तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है और चौथा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। इसी प्रकार पास्ट टेंस के भी 4 प्रकार होते हैं। पहला होता है पास्ट इंडेफिनिट, सिंपल पास्ट भी उसे कहते हैं। दूसरा होता है पास्ट कंटिन्यूअस और तीसरा होता है पास्ट परफेक्ट और चौथा होता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। उसी प्रकार फ्यूचर टेंस के प्रकार पहला है फ्यूचर इंडेफिनिट, इसे सिंपल फ्यूचर टेंस भी कहते हैं। उसके बाद दूसरा है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, तीसरा है फ्यूचर परफेक्ट और चौथा है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इस तरह से हम लोग जाना कि प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, ये सभी टेंस के 4-4 प्रकार होते हैं और ये कुल मिला के 12 प्रकार होते हैं। तो हम लोग को 12 प्रकार पढ़ना है। इसमें से पहला होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। दोस्तों, प्रेजेंट टेंस में सबसे पहला प्रकार होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसे सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहते हैं। तो पहले जानते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते किसे हैं, इसे पहचाना कैसे जाता है। कैसे पहचानेंगे कोई वाक्य बनाने में कि यह जो वाक्य है वह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही है या सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही है। तो जानते हैं। तो इसका पहचान है दोस्तों कि वाक्य के क्रिया के अंत में लगा हुआ रहेगा क्या, ता है, ती है, ते हो इत्यादि लगा हुआ रहे तो उससे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस समझेंगे या सिंपल प्रेजेंट टेंस समझेंगे। दोस्तों, अगर इन सबों में से कोई भी चीज़ लगा हो, जैसे ता है, ती है, ते हो इत्यादि, इन सबों में से कोई भी चीज़ लगा हो तो उसे सीधा से समझ लेना है कि वह कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस। जब ये जान गए कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो ये वाक्य रहेगा किस तरीके से। तो ये वाक्य रहेगा जैसे वह पढ़ता है, इसमें ता है लगा हुआ है, यानी कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य है। मैं खेलता हूँ, ता हूँ, यानी कि यह भी जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही वाक्य है। वे पढ़ते हैं, इसमें भी लगा हुआ है ते है, यानी कि यह भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य है। सीता नाचती है, यहाँ पे ती लगा हुआ है, ती है लगा हुआ है, यानी कि यह भी जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही वाक्य है। तो हम लोग जब ये जान गए कि ये वाक्य, पहचान गए कि ये वाक्य सिंपल प्रेजेंट टेंस का है, तो हम इसका अनुवाद बनाएंगे कैसे। तो चलते हैं, जानते हैं कि इसका अनुवाद बनाने का नियम क्या है। दोस्तों, इसके अनुवाद बनाने के नियम नीचे लिखा हुआ है, निम्न प्रकार से है। इसके अनुवाद जो बनते हैं वो 4 तरीके से अनुवाद बनते हैं। पहला जो अनुवाद बनने का नियम होता है वो अफर्मेटिव में होता है, यानी कि सकारात्मक वाक्य उसे वह कहते हैं। तो सकारात्मक वाक्य यानी कि अफर्मेटिव में बनाने का तरीका क्या होता है। तो पहले हम बता दें कि अफर्मेटिव में बनाने के लिए सबसे पहले हमारा होता है सब्जेक्ट, उसके बाद होता है वर्ब का पहला रूप या वर्ब का 5वां रूप, उसके बाद हम देते हैं ऑब्जेक्ट। यानी कि जब हमें ये जानकारी हो जाए कि ये टेंस
सिंपल प्रेजेंट टेंस है या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो उसे इन नियमों के आधार पे वाक्य बना सकते हैं। वो नियम हमारा रहेगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब का पहला रूप या वर्ब का पांचवा रूप प्लस उसमें ऑब्जेक्ट लगा देंगे तो हमारा वह वाक्य कंप्लीटली बन जाएगा। तो सबसे पहले वाक्य बनाने से पहले हम ये जानते हैं कि ये वर्ब का पहला रूप या वर्ब का पांचवा रूप होता क्या है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, वर्ब का पहला रूप जो होता है वो हमेशा प्लूरल वर्ब होता है, हमेशा प्लूरल वर्ब होता है। तो जो प्लूरल वर्ब होता है उस प्लूरल वर्ब का प्रयोग प्लूरल सब्जेक्ट के साथ करते हैं और सिंगुलर वर्ब का प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करते हैं। तो वर्ब वन हमेशा प्लूरल वर्ब माना जाता है और जब उसी वर्ब में एस या ईएस जुड़ जाता है दोस्तों, जब उसी वर्ब वन में जो हमारा प्लूरल वर्ब है, वर्ब वन हमेशा प्लूरल में रहता है, उसी वर्ब वन में जब एस या ईएस जुड़ जाता है तो वह वर्ब फाइव बन जाता है। क्या बन जाता है? वह वर्ब फाइव बन जाता है। जैसे ही वो वर्ब फाइव बनता है तो वह वर्ब हमारा सिंगुलर वर्ब हो जाता है। तो सिंगुलर वर्ब के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं और प्लूरल वर्ब के साथ प्लूरल सब्जेक्ट का यूज़ करते हैं। तो प्लूरल वर्ब यानी वर्ब वन में जब एस या ईएस जोड़ देते हैं तो वह बन जाता है वर्ब फाइव। तो वर्ब वन हमेशा प्लूरल रहता है और वर्ब फाइव हमेशा सिंगुलर रहता है। तो वर्ब वन का प्रयोग हमें प्लूरल सब्जेक्ट के साथ करना है और वर्ब फाइव का प्रयोग हमको सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करना है। तो चलिए हम जानते हैं कि वर्ब वन किन किन सब्जेक्ट के साथ प्रयोग करना है और वर्ब फाइव का प्रयोग हमें किन किन सब्जेक्ट के साथ करना है। तो रूल ये याद होना चाहिए कि जैसे हमें पता हो जाए कि सब्जेक्ट ये अगर वाक्य सिंपल प्रेजेंट टेंस में है या प्रेजेंट कंटिन्यूअस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है तो नियम होगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन या वर्ब फाइव प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसको सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमें वर्ब कैसे रखना है ये जानते हैं। चलिए आइए इसके बारे में जानते हैं। दोस्तों यहाँ पे मैंने लिखा है प्लूरल सब्जेक्ट और ये है प्लूरल वर्ब। तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो प्लूरल सब्जेक्ट होता कौन कौन है? आई, वी, यू, दे या एक से ज़्यादा नाम, ये सभी प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं। इन सभी प्लूरल सब्जेक्ट का प्रयोग प्लूरल वर्ब के साथ किया जाता है। जैसे आई के साथ गो का प्रयोग होगा, वी के साथ गो का प्रयोग होगा, यू के साथ भी गो का प्रयोग होगा, दे के साथ भी गो का प्रयोग होगा और एक से ज़्यादा नाम रहेगा तो उसके साथ भी गो का प्रयोग करेंगे। यानी कि गो, प्ले, रन ये सभी वर्ब का पहला रूप है और वर्ब का पहला रूप हमेशा प्लूरल फॉर्म में होता है और इसी प्लूरल वर्ब का प्रयोग प्लूरल सब्जेक्ट के साथ करेंगे तो हमारा वह वाक्य जो सिंपल प्रेजेंट टेंस में है सही हो जाएगा। अब जानते हैं कि वर्ब का पांचवा रूप क्या होता है। तो वर्ब के पहले रूप में जब एस या ईएस जुड़ जाता है तो वो बन जाता है वर्ब का पांचवा रूप, यानी कि हमारा सिंगुलर वर्ब बन जाता है। तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करते हैं। तो सिंगुलर सब्जेक्ट होता कौन है? तो सिंगुलर सब्जेक्ट ये होते हैं ही, सी, इट या कोई एक नाम। दोस्तों यही सब सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं और इसी सिंगुलर सब्जेक्ट का प्रयोग सिंगुलर वर्ब के साथ करना है। तो सिंगुलर वर्ब होता कौन है? जब वर्ब वन में एस या ईएस जुड़ता है तो वो बन जाता है वर्ब फाइव। जैसे गो में ईएस जुटेगा तो बन जाएगा गोज, ये हमारा वर्ब फाइव हुआ। यानी कि गोज जो है एक सिंगुलर वर्ब होता है। उसके बाद होता है प्ले में जब एस जुटेगा तो ये बन जाएगा प्लेज भी हमारा सिंगुलर वर्ब है। रन में जब एस जुटेगा तो ये हो जाएगा रन्स, ये भी हमारा सिंगुलर वर्ब है। यानी कि ये सभी सिंगुलर वर्ब है। इन सभी सिंगुलर वर्ब का प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करेंगे और इधर जो है गो, प्ले, रन ये सभी प्लूरल वर्ब है। इन सभी प्लूरल वर्ब का प्रयोग प्लूरल सब्जेक्ट के साथ करेंगे। तो आइए देखते हैं कि हम इसका वाक्य किस तरीके से बना सकते हैं। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि जो मैं आपको समझा रहा हूँ बहुत ही सरल तरीके से समझा रहा हूँ और आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आए तो कमेंट करके ज़रूर बताइए।
तो मैंने आपको बताया कि जब ये बात मुझे मालूम चल जाए कि टेंस किस फॉर्म में है, अगर टेंस का पहचान हमें हो जाए तो टेंस के पहचान करने के बाद हम टेंस का रूल जो होता है उस रूल के अनुसार बनाएंगे उसका अनुवाद। जैसे कि अभी हम लोगों ने जाना कि सिंपल प्रेजेंट टेंस अगर हम पहचान लेते हैं तो सिंपल प्रेजेंट टेंस पहचानने के बाद उसका जो नियम होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 या वर्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट। तो अभी हम तुरंत आप लोग को बताएं कि वर्ब 1 और वर्ब 5 होता क्या है। वर्ब 1 हमेशा प्लूरल होता है और वर्ब 5 हमेशा सिंगुलर होता है। तो प्लूरल वर्ब का प्रयोग प्लूरल सब्जेक्ट के साथ करेंगे और सिंगुलर वर्ब का प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करेंगे। तो कुछ हम वाक्य को देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है मैं खेलता हूँ, तो मैं तो रहता है सिंगुलर फॉर्म में, लेकिन ये हमेशा प्लूरल माना जाता है। मैं खेलता हूँ ये प्लूरल सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे हम लगाएंगे आई। मैं का अंग्रेजी होता है आई, तो खेलना का अंग्रेजी क्या होता है प्ले। प्ले वर्ब 1 है, तो वर्ब 1 हमेशा प्लूरल में होता है। अभी तुरंत मैंने आपको बताया कि वर्ब 1 हमेशा प्लूरल में होता है और वर्ब 1 में जब एस या ई जोड़ देते हैं तो वो बन जाता है वर्ब 5, यानी कि वो बन जाता है सिंगुलर। तो हमें वर्ब 1 यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज़ करना है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ ही प्लूरल वर्ब का प्रयोग करना है। तो आई जो है हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, तो इसके साथ हम प्लूरल वर्ब का यूज़ किए हैं। तो सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट वर्ब देना है। तो यहाँ पे दिया हुआ है मैं खेलता हूँ, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं आई प्ले। ये हमारा वाक्य बन गया सिंपल प्रेजेंट टेंस में। दूसरा है हम दोस्तों हम लोग खाते हैं। हम लोग का अंग्रेजी होता है वी एक प्लूरल सब्जेक्ट है, तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ भी हम प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग करेंगे। तो वी ईट, ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। उसके बाद यहाँ पे वह खाती है, वह एक सिंगुलर सब्जेक्ट है और खाना का अंग्रेजी होता है ईट, तो सी सिंगुलर है तो ईट में एस लगा देंगे तो ये सिंगुलर हो जाएगा, यानी कि सी ईट्स, वह खाती है। ये भी हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। राम सोता है, राम स्लीप्स। सीता नाचती है, सीता डांसेस, यानी कि राम सिंगुलर है तो स्लीप्स में एस लग गया, ये भी सिंगुलर हो गया। सीता डांसेस, यानी कि डांस एक प्लूरल वर्ब होता है, इसमें एस लगा हुआ है, यानी कि ये भी सिंगुलर हो गया। यानी कि दोनों सिंगुलर, यानी कि हमारा ये सेंटेंस ये भी कंप्लीट हो गया। यानी कि दोस्तों इस तरीके से हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस का अनुवाद इस तरीके से बना सकते हैं। तो आप लोग इसका अभ्यास करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा बनाएं और अभ्यास करते रहें ताकि आपको इस तरह के वाक्य बनाने में कोई कठिनाई ना हो। तो इसके बाद दोस्तों होता है दूसरा सेंटेंस होता है निगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव सेंटेंस का रूल क्या है, पहले होता है सब्जेक्ट प्लस डू या डज, यानी कि सब्जेक्ट के आधार पे डू या डज लगाएंगे, उसके बाद वर्ब का पहला रूप लगाएंगे, उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट लगाएंगे। तो आप पहले बात करते हैं डू या डज होता क्या है। तो चलिए ये भी हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है, डू और डज हेल्पिंग वर्ब होता है और इसके साथ हम मेन वर्ब यानी कि वर्ब 1 का यूज़ करते हैं। तो जानेंगे कि डू और डज किन किन सब्जेक्ट के साथ हम प्रयोग करेंगे, यानी कि डू का प्रयोग किस सब्जेक्ट के साथ करेंगे और डज का प्रयोग किन सब्जेक्ट के साथ करेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे मैंने आपको दे दिया है सब्जेक्ट और यहाँ पे दे दिया है डू, यानी कि कौन कौन से ऐसे सब्जेक्ट है जिसके साथ हम डू लगाएंगे। जैसे सब्जेक्ट मेरा हो गया आई, वी, यू, दे या एक से ज़्यादा नाम के साथ डू का प्रयोग करेंगे। आई, बी, यू, दे या एक से ज़्यादा नाम के साथ डू का प्रयोग करेंगे। उसके बाद दूसरा मेरा सब्जेक्ट है ही, सी, इट या एक नाम के साथ हम डज का प्रयोग करेंगे। तो हम लोगों को जाना कि डू के साथ किन सब्जेक्ट का प्रयोग करना और डज के साथ किन सब्जेक्ट का प्रयोग करना है। तो चलते हैं इसका वाक्य बनाते हैं कि वाक्य में कैसे इसका यूज़ करेंगे। जैसे अभी हम लोगों ने जाना मैं नहीं खेलता हूँ, तो अभी हम लोगों ने चर्चा किया कि आई के साथ डू का प्रयोग हुआ। तो नियम में भी है सब्जेक्ट जब लगाएंगे तो उसके साथ डू या डज दोनों में से कोई एक। दोस्तों हम लोगों ने जाना कि नेगेटिव सेंटेंस अगर रहे तो नेगेटिव सेंटेंस का कैसे बनाएंगे। तो नेगेटिव सेंटेंस में हमेशा जब नहीं लिखा हुआ रहेगा
तो जान जाएंगे कि वह सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस है। और उसके अनुवाद बनाने का नियम है सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। तो अभी हम लोगों ने बताया कि किन किन सब्जेक्ट के साथ हमको डू का प्रयोग करना है और किन किन सब्जेक्ट के साथ हमको डज का प्रयोग करना है। ही सी इट या एक नाम के साथ डज का प्रयोग करना है। आई वी यू दे या एक से ज़्यादा नाम के साथ हमें डू का प्रयोग करना है। तो चलिए वाक्य को देखते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है मैं नहीं खेलता हूँ, तो मैं सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट के बाद हमें क्या लगाना है, डू या डज में से कोई एक। तो आई के साथ क्या लगेगा, आई के साथ लगेगा डू, तो यहाँ पे हो जाएगा आई डू। तो सब्जेक्ट के अनुसार डू या डज लगेगा, उसके बाद नॉट लगेगा, तब वर्ब का पहला रूप लगेगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगेगा। तो यहाँ पे दिया हुआ है मैं नहीं खेलता हूँ, आई डू नॉट प्ले। उसके बाद है हम लोग नहीं खाते, तो वी डू नॉट ईट। अब है वह नहीं खाती, तो वह यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो वह यानी इसका अंग्रेजी होता है स्त्रीलिंग है, तो इसका अंग्रेजी होता है सी, तो सी के साथ लगता है डज, तो हो जाएगा सी डज नॉट, सी डज नॉट ईट। उसके बाद राम नहीं सोता है, एक नाम है, एक नाम के साथ भी डज का प्रयोग होगा, राम डज नॉट स्लीप। उसके बाद है सीता नहीं नाचती है, सीता डज नॉट डांस। तो ये सब नेगेटिव सेंटेंस है। तो हम आशा करते हैं कि ये सेंटेंस को आप देख करके इसका अभ्यास करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा वाक्य बनाएंगे और अभ्यास हो करके आप अभ्यास करते रहेंगे, तो आप मेरा वादा है कि आप इसे कभी भी नहीं भूल पाएंगे। चलिए आप दूसरा वाक्य आपको बता। तीसरा जो हमारा सेंटेंस है वह इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस इसका नियम है डू या डज, पहले डू या डज दोनों में से कोई एक, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, जैसा सब्जेक्ट रहेगा उसी के अनुसार हमें या तो डू का प्रयोग करना है, नहीं तो डज का प्रयोग करना है। उसके बाद हमें सब्जेक्ट को देना है, उसके बाद वर्ब का पहला रूप रहेगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट रहेगा, उसके बाद क्वेश्चन मार्क रहेगा। तो अभी हम लोगों ने चर्चा किया था कि किसके साथ, किस सब्जेक्ट के साथ हमको डू लगाना है और किस सब्जेक्ट के साथ हमें डज लगाना है। तो यहाँ पे वाक्य को देखते हैं। यहाँ पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमेशा प्रश्न पूछता है, यानी कि ये वाक्य जो होता है प्रश्नात्मक होता है, प्रश्न पूछने वाला वाक्य होता है। जैसे कि यहाँ पे सेंटेंस दिया हुआ है क्या तुम खेलते हो, इस सेंटेंस से ही पता चल रहा है कि ये प्रश्न पूछ रहा है, इसलिए ऐसे वाक्य को इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। तो इसका अनुवाद कैसे बनाएंगे, पहले प्रश्न कर रहा है क्या, तो क्या से जब भी प्रश्न करेगा तो हम ये सोचेंगे कि हमें पहले डू या डज दोनों में से कोई एक लगाना है, जैसा सब्जेक्ट होगा। तो यहाँ पे सब्जेक्ट है यू, यू का अंग्रेजी तुम है, तो तुम का अंग्रेजी होता है यू, तो यू के साथ क्या बताए थे, यू के साथ हमको डू का प्रयोग करना है, यू के साथ हमें डू का प्रयोग, हम यू के साथ डू का प्रयोग करेंगे। कहना क्या तुम खेलते हो, डू यू प्ले, क्वेश्चन मार्क, डू यू प्ले। क्या वह जाता है, डज ही गो। क्या राम खाता है, डज राम ईट। राम क्यों खेलता है, तो यहाँ पे देखेंगे एक चीज़ आया हुआ है क्यों, तो क्यों एक WH वर्ड है, तो WH वर्ड है तो यहाँ पे हम WH क्वेश्चन का प्रयोग करेंगे, WH क्वेश्चन लगाएंगे। WH क्वेश्चन यानी कि वाट, वाई, वेन, इन सभी शब्द को पहले लिखेंगे, उसके बाद ये डू डज जो नियम है उस नियम को लगा देंगे। तो यहाँ पे है वह क्यों खेलता है, तो वाई डज राम क्यों खेलता है, वाई डज राम प्ले। ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। इसके बाद एक और सेंटेंस आता है, सेंटेंस 4 तरीके से बनता है। तो पहले हमने बताया कि पहला सेंटेंस होता है अफर्मेटिव, दूसरा होता है नेगेटिव, तीसरा होता है इंट्रोगेटिव जो हम लोग अभी जाने हैं, और चौथा होता है इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव। इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव में क्या होता है कि प्रश्न तो होता है लेकिन नकारात्मक ढंग से होता है। जैसे इसका नियम पहले जानते हैं, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। जैसे इसका वाक्य क्या रह गया, क्या वह नहीं खेलता है, प्रश्न तो हो रहा है लेकिन नकारात्मक हो रहा है, तो इसका आंसर कैसे देंगे, वह। अंग्रेजी पहले देखेंगे कि इसका सब्जेक्ट क्या है, वह, इसका अंग्रेजी होता है ही, तो ही के साथ क्या लगता है, डज, तो पहले लगाएंगे डज, डज ही नॉट प्ले। क्या वह नहीं खेलता है, डज ही नॉट प्ले, क्वेश्चन मार्क। दूसरा है क्या मैं नहीं सोता हूँ, क्या मैं नहीं सोता हूँ, तो मैं का अंग्रेजी आई होता है, आई के साथ डू लगता है। इससे पहले हमने आपको बताया कि किस सब्जेक्ट के साथ
डू और किस सब्जेक्ट के साथ डज लगेगा। तो क्या मैं नहीं सोता हूँ, डू आई नॉट स्लीप। तो इस तरीके से हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का सारा वाक्य कंप्लीट कर सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। और हमें उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।